नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 300 प्रश्नों की श्रृंखला मैं दे रहा हूं, जिसमें से ये उसका पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, अनेकांतवाद किस धर्म का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन धर्म का एक सेंट्रल आइडिया है, एक सेंट्रल सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में भारत आए और ये सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया। इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में ये सूरत में अपना स्थापन किया। जहांगीर से इन्होंने अपना परमिशन लिया, इसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने स्थापित किया कारखाने को। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज ये अधिवेशन 1929 को लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं पे पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 को कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता किया। अगर हम बात करें इसमें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वो कौन था? तो इतिहासकार थे काशीराज पंडित। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह स्थान है नैमिषारण्य। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वैसे सिक्के महमूद गजनी ने निर्गत किए थे। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला प्रश्न है, धर्म महापात्र कौन थे? तो धर्म महापात्र जो धार्मिक अधिकारी, इनको जैसे हम धार्मिक अधिकारी भी कह सकते हैं। धार्मिक अधिकारी एक होते थे जो कि ऐसे अधिकारी जिनका काम धर्म के कामों को देखरेख करना, धर्म का प्रचार करना, धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। जो धार्मिक लोग थे, जो धर्म के प्रचार में संलग्न थे, उनकी सुरक्षा करना, ये सब चीज़ें उनके अंदर आती थी। तो ये मौर्य साम्राज्य के बाद, चूँकि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें इसका कहीं वर्णन नहीं है, इसके बाद ही ये धर्म महापात्र हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो वह था भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? तो ऐसे लोगों के लिए दंड का विधान कौटिल्य ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक सूफी संत थे, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? तो वो हिंदू शासक थे रायचंद देव।
अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ वल्लभाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न चोल काल में वरी का क्या तात्पर्य था? तो वरी का तात्पर्य जो भी कर वसूल करते थे, जो भी कर थे, लगान थे, ये जो वसूले जाते थे, इनको वरी के नाम से वसूला जाता था। ये चोलकालीन में वरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है किसके द्वारा विवाह विभाग की स्थापना की गई थी? तो विवाह विभाग की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। इसमें विवाह के सभी चीज़ें, विवाह के बारे में जितने भी डिटेल्स होती थी, हर एक चीज़ इस विभाग का कार्य होता था, सब चीज़ों को रिकॉर्ड रखना। अगला प्रश्न है रज्मनामा किसका अनुवाद था? तो रज्मनामा महाभारत का अनुवाद था। अगला प्रश्न है किस यूरोपीय व्यापारिक शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति से मुक्त की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क की मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और ये बहुत बड़ी चीज़ थी उसके लिए। अगला प्रश्न है तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को खूब लूटा। अगला प्रश्न है वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स से भर्त्सना की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार चुने गए थे। मतलब पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। अगला प्रश्न है चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशेषता जोड़ी थी? तो चैतन्य ने कीर्तन जोड़ा था भक्ति आंदोलन के लिए। भक्ति आंदोलन के मार्ग को, भक्ति के मार्ग को उन्होंने कीर्तन के माध्यम से बताया था। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो अगर दोस्तों बात करें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में किया गया था और ये ढाका में किया गया था। ढाका में किया गया था, बांग्लादेश ढाका में। और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे जिन्होंने स्थापना की थी वो नवाब सलीमुल्लाह खान थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारे वैसे तो आंदोलन चलाए गए थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। इसके बाद 1915 में उन्होंने देशव्यापी भ्रमण किया। इसके बाद 1916 में बिहार के चंपारण में, ऐसे 17 में गए अहमदाबाद, 1917 में अहमदाबाद। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश के आंदोलनों में भाग लिया और लोगों को बहुत अच्छे से प्रेरित किया ताकि लोग इकट्ठा हों, अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट रहें। लेकिन जो 1900 ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिन्होंने प्रथम जन आंदोलन था जो 1920 में चलाया गया था गांधी जी द्वारा। ये जन आंदोलन क्यों कहा गया प्रथम जन आंदोलन? क्योंकि गांधी जी ने 2-3 आंदोलन और भी चलाए थे, लेकिन ये जन आंदोलन इसलिए कहा गया था क्योंकि इस आंदोलन में भारत के सभी वर्गों ने भाग लिया था, चाहे मजदूर हो, चाहे आपके शिल्पकार हो, जो भी हो, जितने भी समाज के वर्ग हों, स्त्री हो, पुरुष हों। स्त्रियां तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था वो गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन था। दोस्तों अगली सीरीज में बहुत जल्दी अगला जो पार्ट है, पार्ट 3 में बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। दोस्तों इस जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ डालिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आप पूरा पढ़ डालिए। वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको पूर्ण रिवीजन हो जाए, आपको पूरा याद हो जाए, ताकि क्वेश्चन कहीं भी अगर इनमें से आए क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो धन्यवाद दोस्तों।